हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर 12 के कुछ और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि है क्वेरीज इन एसक्यूएल। और ये जो हमारे इस चैप्टर का पार्ट 6 रहेगा। इससे पहले इस चैप्टर के 5 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और टॉपिक्स को। तो देखिए, लास्ट वीडियो हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे डेटा अपडेशन को और डिलीशन को, कि किस तरीके से हम जो है डेटा को डिलीट करते हैं और किस तरीके से उसको अपडेट करते हैं। जो एक टेबल है जिसमें कि हमने डेटा ऑलरेडी डाल रखा है, अगर उस टेबल में से हमें डेटा डिलीट करना हो या फिर उसमें अपडेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो इस काम को करने के लिए हम यूज़ करेंगे डीएमएल कमांड्स को, और हम देखेंगे किस तरीके से डीएमएल कमांड का यूज़ करके हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डेटा अगर हमें मान लीजिए टेबल में अपडेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो मान लीजिए हमें कोई भी जो है वैल्यू चेंज करनी है, या फिर जो है कोई भी रिकॉर्ड जो है हमें चेंज करना हो, या फिर हम कह सकते हैं एक कॉलम में चेंज करना हो या फिर एक से ज़्यादा कॉलम में चेंज करना हो, तो इस काम को जो हम टेबल में किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, टेबल में जो रिकॉर्ड अपडेट करेंगे आप, उसके लिए सिंटैक्स जो रहेगा वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सिंटैक्स रहेगा। आप लिखेंगे अपडेट। अपडेट जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है। अपडेट कीवर्ड है या फिर आप कह सकते हैं क्लॉज है, जिसकी हेल्प से जो हम टेबल में अपडेट करते हैं, कोई भी जो वैल्यू है उसमें अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपडेट लिखेंगे, फिर टेबल का नेम लिखेंगे और उसके बाद में सेट कीवर्ड लगाते हैं, फिर एट्रीब्यूट का नेम देते हैं और यहाँ पे जो है वैल्यू देंगे आप, कि आपको जो है कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करनी है, मतलब कि कौन से कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है वो कॉलम देंगे और उसकी वैल्यू दे देंगे। इसी तरीके से आप जो है सेकंड कॉलम दे सकते हैं और उसकी वैल्यू दे सकते हैं। जिन जिन कॉलम्स में भी आपको चेंज करना है उन कॉलम्स को दे देंगे और उनकी जो न्यू वैल्यू होगी वो आप लिख देंगे, और साथ ही में जो आप यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ करके कंडीशन लगा देंगे। तो उस कंडीशन के बेस में जो है उन कॉलम्स में चेंजेस हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको और क्लियरली समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से टेबल हो एक स्टूडेंट की, और इसमें सपोज आपको बोला जाए कि जो एज है वो आपको 25 करनी है उस स्टूडेंट की जिसकी कि SID 111 है। तो 111 वाले की अगर हम बात करें, देखिए इसकी एज 20 है। अब मान लीजिए मुझे जो है इसको 20 से चेंज करके 25 करनी है। तो इस काम को मैं किस तरीके से करूँगा। तो देखिए, इस काम को करने के लिए जो क्वेरी रहेगी हमारी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। आप लिखेंगे अपडेट, और यहाँ पे देखिए टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट है तो हमने स्टूडेंट लिख दिया है। फिर लिखेंगे सेट, और हम लिख देंगे सेट क्या करो, एज करो 25। और किसकी एज जो है वो 25 करनी है, उसकी करनी है जिसकी SID 111 है। तो इस तरीके से जैसे इस क्वेरी को लिख के आप एंटर करेंगे तो आपकी जो टेबल होगी उसमें चेंजेस हो जाएंगे। उसके बाद में जब आप टेबल को एक्सेस करेंगे सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके, इस तरीके से जब एक्सेस करेंगे तो आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जो पुरानी वैल्यू थी वो हट जाएगी और यहाँ पे 25 आ जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप, अगर मान लीजिए आप वेयर क्लॉज यहाँ पे ना लगाएं, मतलब कि ये जो कंडीशन आप यहाँ पे दे रहे हैं ये ना दें, तो क्या होगा, सभी की जो एज होगी वो 25 हो जाएगी। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी एज 25 हो जाएगी, क्योंकि हमने बोल दिया यहाँ पे जो एज है उसको 25 से ऐड कर दो, तो ये सभी की एज जो है 25 से ऐड कर देगा। इसीलिए आपको यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी कि किस कंडीशन के बेस पर आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो हमारे पास में एक टेबल है स्टूडेंट के नाम से, उसको मैं यहाँ पे देखिए डिस्प्ले करा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये टेबल है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एज चेंज करना चाहता हूँ जिसकी SID 114 है। तो सपोज कि मुझे इसकी एज करनी है 26। तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पे देखिए लिखूँगा अपडेट, टेबल का नाम लिखूँगा स्टूडेंट, और फिर मैं लिख दूँगा सेट, और क्या सेट करो, एज कितनी कर दो, 26 कर दो, और यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा वेयर SID इक्वल 114। तो यहाँ पे देखिए हमारी क्वेरी ओके हो गई है। अब हम टेबल को डिस्प्ले करा लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 114 जिसकी ID है उसकी एज 26 हो गई है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से टेबल में डेटा को अपडेट करते हैं। अब देखिए, अगर आप चाहें तो अपडेट कमांड का यूज़ करके आप एक से ज़्यादा वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे जैसे रोहन आ रहा है, तो मान लीजिए इसका जो नेम है मुझे रोहन कुमार करना है, और यहाँ पे एज जो है इसकी 26 करनी है। देखिए एज यहाँ पे 30 हो रही है, तो 2 कॉलम में चेंज करना है, मतलब नेम भी चेंज करना है मुझे और एज भी चेंज करना है। तो इस काम को भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए आप लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट, मतलब कि टेबल का नाम आ जाएगा। फिर लिखेंगे आप सेट एस नेम, और एस नेम में जो करना चाहते हैं वो आपने लिख दिया, पहला कॉलम दिया आपने, और उसके बाद में जो चेंजेस करना है वो दे दिया। फिर उसके बाद में दूसरे कॉलम का नेम दिया और उसमें जो वैल्यू करनी है वो यहाँ पे दे दी, और उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। तो इस कंडीशन पे बेस क्या होगा, यहाँ पे जो है नेम भी चेंज हो जाएगा और एज भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेरी को लगाने के बाद में अगर आप टेबल को डिस्प्ले कराएंगे तो वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रोहन कुमार हो गया और 26 यहाँ पे एज हो गई है। तो चलिए जल्दी से इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं,
तो मान लीजिए इस टेबल में मुझे जो है 2 वैल्यू में चेंज करना है, मतलब कि 2 कॉलम्स में चेंज करना है। एक तो मैं चाहता हूँ सुमित का नेम चेंज करना, मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे सुमित कुमार, और इसकी एज जो है वो मैं करना चाहता हूँ 30। तो किस तरीके से करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेट टेबल का नेम स्टूडेंट सेट लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे पहले कॉलम का नेम है हमारा, और नेम को क्या कर दो, यहाँ पे कर दो सुमित कुमार, और इसको डाल देंगे आप सिंगल कोट या डबल कोट में, इस तरीके से आप डाल देंगे। देन यहाँ पे कॉमा लगा के सेकंड कॉलम को लिखेंगे, कॉमा लगा देते हैं और लिख देते हैं एज, और इक्वल क्या कर दो 30। फिर कंडीशन लगा देंगे वेयर SID क्या हो, SID 114 इक्वल 114। तो यहाँ पे देखिए क्वेरी ओके हो गई है। डिस्प्ले करा लेते हैं टेबल को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सुमित कुमार हो गया है और एज भी 30 हो गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम में चेंजेस आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा डिलीशन की, कि मान लीजिए हमें जो है टेबल में से डेटा डिलीट करना हो, तो इस काम को हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए टेबल में से डेटा डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिलीट स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, टेबल में से जो है डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप जो है रिमूव कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड को। मतलब कोई भी रिकॉर्ड अगर आपको टेबल में से डिलीट करना है तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं डिलीट स्टेटमेंट। इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप सबसे पहले लिखेंगे डिलीट, फिर लिखेंगे फ्रॉम, और उसके बाद में लिखेंगे टेबल का नेम जिसमें से कि आप चाहते हैं रिकॉर्ड को डिलीट करना, और उसके बाद में जो है आप यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाएंगे। देन यहाँ पे कंडीशन रहेगी कि किस कंडीशन के बेस पे जो है आपको रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको और क्लियरली। तो सपोज कि मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे उस स्टूडेंट को डिलीट कर दो जिसकी SID 115 है। मान लीजिए इस स्टूडेंट ने जो है स्कूल को छोड़ दिया है, तो इसका रिकॉर्ड जो हमें डिलीट करना है। तो इस काम को किस तरीके से करेंगे, इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से क्वेरी लिखेंगे। हम लिखेंगे डिलीट, और यहाँ पे देखिए फ्रॉम लिखेंगे, फिर यहाँ पे टेबल का नाम लिख देंगे। टेबल का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट है, तो हमने स्टूडेंट लिख दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर SID इक्वल 115, मतलब कि उसको डिलीट कर दो जिसकी SID जो है 115 है। जैसे इतना लिखने के बाद में एंटर करेंगे, आपकी क्वेरी ओके हो जाएगी। और इसके बाद में जो आप टेबल को डिस्प्ले कराएंगे तो जो 115 SID वाला स्टूडेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसकी SID 115 थी वो स्टूडेंट डिलीट हो चुका है। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे भी हमें जो है 115 SID वाला स्टूडेंट डिलीट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इक्वल 115। यहाँ पे देखिए क्वेरी ओके हो गई है। और अब टेबल को डिस्प्ले करा लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 115 SID वाला जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, मतलब कि वो स्टूडेंट जो है वो यहाँ से डिलीट हो गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो है टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ फंक्शंस को, कि SQL में जो है कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो उन फंक्शंस को अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फंक्शंस की अगर हम बात करें तो SQL में जो है मेनली 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक तो होते हैं सिंगल रो फंक्शन और एक होते हैं मल्टीपल रो फंक्शंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिंगल रो फंक्शंस को। तो सिंगल रो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सिंगल रो जो फंक्शंस होते हैं उनको स्केलर फंक्शंस भी बोला जाता है। और ये जो सिंगल रो फंक्शंस होते हैं ये आपके सिंगल वैल्यू पर अप्लाई होते हैं, और ये सिंगल वैल्यू ही आपको रिटर्न करके देते हैं। और ये जो फंक्शंस हैं ये भी आपके 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, जो कि हैं आपके न्यूमेरिक फंक्शन जिनको कि हम मैथ फंक्शंस भी बोलते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, और आपके एक होते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखे हैं। तो चलिए इसको जो है और डिटेल में डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 यहाँ पे देखते हैं। पहले न्यूमेरिक फंक्शन को देखेंगे, फिर स्ट्रिंग फंक्शंस को देखेंगे, और उसके बाद में डेट फंक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस की, जिनको कि हम मैथ फंक्शंस भी बोलते हैं। तो मैथ फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू पे वर्क करते हैं, मतलब कि जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू होंगी या फ्लोट वैल्यूज होंगी उन्हीं पे ये वर्क करेंगे, और किसी भी टाइप की वैल्यू पे वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 कॉमन फंक्शन हैं, जो कि हैं पावर, राउंड और मोड। ये जो हमारे 3 न्यूमेरिक या फिर कह सकते हो मैथ फंक्शन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज फंक्शन हैं। तो इन तीनों की बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे हम पावर फंक्शन की। तो देखिए पावर जो फंक्शन है वो सिंपली पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। इसको जो आप शॉर्ट में इस तरीके से POW भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए x कॉमा y का मतलब है यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे उनकी पावर कैलकुलेट हो जाएगी। किस तरीके से होगी, देखिए यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ इस तरीके से सेलेक्ट पावर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2,3, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इसका आउटपुट आपको 8 देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जो है सेलेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिख देते हैं, और जिस नंबर की भी आपको पावर कैलकुलेट करनी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और इस फंक्शन को जो है आप टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास में मार्कशीट वाली टेबल है, तो हो सकता है आपके पास में कोई ऐसी टेबल हो जहाँ पे कि कोई ऐसा कॉलम हो जिसमें कि आपको पावर कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट पड़े। तो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो है मैं एस नंबर वाला कॉलम ले लेता हूँ। मान लीजिए इस कॉलम में जो वैल्यू है इनकी मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, तो किस तरीके से करूँगा। और यहाँ पे देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस कॉलम पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलम में जो है वैल्यू आपकी न्यूमेरिक टाइप की ही होनी चाहिए, फ्लोट वैल्यू हो या फिर आपकी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस तरीके से करेंगे इस काम को करने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट, फिर लिखेंगे पावर, और पावर में दे देंगे हम उस कॉलम का नेम जिसकी कि हमें पावर कैलकुलेट करनी है, और कितनी पावर कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पे लिख देंगे। सपोज कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो भी एस नंबर है उसकी पावर में जो है वो 5 चला जाए, मतलब कि यहाँ पे जो एस नंबर है इन सबकी पावर में 5 आ जाए। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से मैंने लिख दिया है, और इसको जो है मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ एज रिजल्ट, कि यहाँ पे जो आउटपुट आया उसमें कॉलम का नेम क्या है, रिजल्ट आया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिख दिया है, और उसके बाद में टेबल का नाम लिखा है, और फिर जो है यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। अगर आप यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे तो सभी की पावर कैलकुलेट कर देगा, और कंडीशन लगा देंगे तो कंडीशन के बेस पे जो है वो पावर कैलकुलेट करके आपको देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसा नंबर जिसका भी 2 होगा उसी की ये पावर कैलकुलेट करेगा, मतलब कि 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, इसका आंसर जो है वो आपको 32 देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आप किसी भी कॉलम पे पावर फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको एसक्यूएल में करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मान लीजिए किसी नंबर की जो है मैं पावर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट और यहाँ लिख दूंगा पावर। अगर आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं और चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सपोज कि मुझे कैलकुलेट करनी है 5 की पावर 6, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने जो है पावर कैलकुलेट करके आपको आंसर दे दिया है। अगर आप चाहें तो टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ 20 की पावर कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे देखिए जिसकी एज 20 है उसकी पावर कैलकुलेट कर दूंगा। मैं किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा सेलेक्ट, और मैं लिखूँगा यहाँ पे पावर में डाल दूंगा मैं एज, कॉमा, और यहाँ पे दूंगा वैल्यू जो कि मुझे पावर में देनी है, तो मैं यहाँ दे दूंगा सपोज कि 5, और यहाँ पे जो है मैं लिख दूंगा फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है इसने पावर कैलकुलेट कर दी है, और सभी की पावर इसने कैलकुलेट कर दी है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने कंडीशन नहीं लगाई है। अगर मैं कंडीशन लगा दूंगा तो उसके बेस पे आएगा। सपोज कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेयर एज इक्वल 20, तो यहाँ पर देखिए जिनकी भी एज 20 है सिर्फ उसी की पावर कैलकुलेट करके इसने दी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पावर जो फंक्शन है उसका काम क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है राउंड। तो देखिए राउंड फंक्शन जो है वो आपकी वैल्यू को राउंड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप चाहते हैं वैल्यू को राउंड ऑफ करना, तो उस केस में आप राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और परसेंटेज को कैलकुलेट करने के बाद में उसको जो है राउंड ऑफ कर दो कि यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले हो पॉइंट के बाद में वो 1 डिजिट तक ही डिस्प्ले हो। तो इस काम को हम किस तरीके से करेंगे, तो इस काम को करने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए बिना राउंड फंक्शन की अगर हम बात करें परसेंटेज को कैलकुलेट करने की, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे देखिए टोटल है, तो टोटल को जो है हमने डिवाइड कर दिया 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो है एज परसेंटेज हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं, और यहाँ पे हमने मार्कशीट वाली टेबल का नेम दे दिया है। तो जैसे इस क्वेरी को लिख कर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको परसेंटेज इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। और परसेंटेज यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए कई सारे पॉइंटों में आ रही है, मतलब कि पॉइंट के बाद में कई सारी वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमने बोला है कि राउंड ऑफ करो इसको सिर्फ 1 डिजिट के लिए, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 ही डिजिट डिस्प्ले हो। तो इस काम को किस तरीके से करेंगे, तो इस काम को करने के लिए हम यूज करेंगे राउंड फंक्शन को। और किस तरीके से करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट राउंड, और यहाँ पे जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम डाल देंगे यहाँ पे राउंड फंक्शन के अंदर। तो इतना पार्ट हमने डाल दिया, और उसके बाद में देखिए कर दिया कॉमा 1।
तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगी तो कैलकुलेशन के बाद में जो भी रिजल्ट डिस्प्ले होगा उस रिजल्ट में आपकी सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद में एक ही वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लिखा है इसलिए यहाँ पे एक वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 वैल्यू वहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस तरीके से बाद में हमने लिख दिया एज परसेंटेज, क्योंकि हमें जो है इसको डिस्प्ले कराना है परसेंटेज की तरह, और टेबल हमारी जो है मार्कशीट वाली है ही। तो इस तरीके से लिख के जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद में एक ही वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए इसको करके भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं तो मेरे पास में एक टेबल है मार्कशीट के नाम से, उसको मैं जो है यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेबल आ गई है। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए मुझे जो है परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट टोटल डिवाइडेड बाय 5 एज परसेंट फ्रॉम मार्कशीट। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट हो गई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट के बाद में जो है बहुत सारी वैल्यू आ रही हैं। तो यहाँ पे इनको राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे सेलेक्ट। देखिए यहाँ पे जो है मैं सेलेक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो टोटल वाला पार्ट है इसको हम डाल देंगे राउंड फंक्शन के अंदर। मैं लिख दूंगा राउंड, इस तरीके से यहाँ पे राउंड लिख दिया। देन यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे लिख देंगे 1। अगर एक वैल्यू चाहिए तो 1 लिखेंगे, और अगर आपको 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। मतलब जितनी वैल्यू भी आपको चाहिए पॉइंट के बाद में वो नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। तो सपोज कि यहाँ पे 2 दे देते हैं। देखिए 2 लिख दिया मैंने, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट में 2 वैल्यू पॉइंट के बाद में देखने को मिल रही हैं। तो आई होप आप लोग को राउंड फंक्शन का यूज समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है मोड। तो मोड फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपको रिटर्न करता है रिमाइंडर। मतलब कि एक नंबर को जब दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको ये रिटर्न कर देता है। तो सपोज कि मान लीजिए मुझे जो है 21 को 2 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा सेलेक्ट मोड 21,2। और इतना लिखने के बाद में जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल जाएगा। जो रिमाइंडर होगा वो आपके आउटपुट में आ जाएगा। और इस फंक्शन को भी आप टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि टेबल के किसी भी कॉलम पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेरी में आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट मोड इंग्लिश। तो मान लीजिए इंग्लिश वाला जो कॉलम है उसको जो है मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 से। और यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशन लगा दी है कि जिसका एस नंबर 1 है उसके इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को 6 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आए उसको डिस्प्ले करा दो। तो किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा, तो जैसे इस क्वेरी को लिख के एंटर करेंगे तो आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा 3। देखिए अगर हम बात करें एस नंबर 1 की, तो एस नंबर 1 जो है वो ये है। तो यहाँ पे इंग्लिश की जो वैल्यू है वो 45 है। अब 45 को आप डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट मोड, और मैं चाहता हूँ 45 को डिवाइड करना 3 से, तो रिमाइंडर जो भी आया वो मेरा डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 0 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब कि 3 से जो है आपका 45 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 इसने बता दिया है। कोई और नंबर लेते तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे रिमाइंडर बता देता। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए ले लेता हूँ 6, तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 3 इसने बता दिया है। टेबल पे चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए मैं चाहता हूँ फिजिक्स वाले कॉलम को डिवाइड करना 5 से, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो किस तरीके से करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट मोड, यहाँ लिख दूंगा मैं फिजिक्स, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे डिवाइड करना 5 से फ्रॉम मार्कशीट। तो यहाँ पे देखिए जो भी रिमाइंडर आ रहे हैं वो सारे इसने डिस्प्ले कर दिए हैं। मतलब कि पूरे फिजिक्स वाले कॉलम को जो है यहाँ पे इसने डिवाइड कर दिया है, और जो जो रिमाइंडर आ रहे हैं उसको डिस्प्ले करा दिया है। तो आई होप आप लोगों को मोड फंक्शन भी समझ में आ चुका होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं मैथ फंक्शंस। अब बात करेंगे हम स्ट्रिंग फंक्शंस की। तो देखिए स्ट्रिंग फंक्शंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग फंक्शन जो हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे। मतलब जो भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो करैक्टर वाली वैल्यूज़ होती हैं, कैर डेटा टाइप बोलिए या फिर बैर कैर डेटा टाइप बोलिए, तो इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उन पे जो है आप डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की हेल्प से। जैसे कि स्ट्रिंग का केस चेंज करना हो गया, मतलब कि लोअर केस या अपर केस में आप चेंज कर सकते हैं, या स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी जो लेंथ है वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं वो आप जो है स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसक्यूएल में ये जो है कुछ कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जिनको कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं।
तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं यूकेस फंक्शन की, या फिर जो है आप इसको अपर फंक्शन भी बोल सकते हैं। दोनों का काम सेम ही होता है। यूकेस जो फंक्शन है इसका काम और जो अपर फंक्शन है इसका काम दोनों का सेम ही होता है। तो किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, उसका वर्क क्या होता है देखिए। ये जो फंक्शन है ये आपके जो स्ट्रिंग होती है उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि कोई भी ऐसी कैरेक्टर वाली वैल्यू जो कि लोअर केस में है, अगर आप चाहते हैं उसको अपर केस में करना, तो आप जो है इन फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद लिखेंगे यू केस, और यहाँ पे इस फंक्शन में उस स्ट्रिंग को डाल देंगे जिसको कि अपर केस में करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो यू केस की जगह पे अपर भी लिख सकते हैं, वो भी जो है आपका सेम ही वर्क करेगा। तो जैसे ये लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आउटपुट में जो है इस तरीके से अपर केस में वो स्ट्रिंग देखने को मिल जाएगी, जो स्ट्रिंग भी आपने इस फंक्शन में दे रखी होगी। अब अगर आप चाहें तो इस फंक्शन को टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरीके से आपके पास में टेबल है, और इसमें देखिए जहाँ पे भी कैरेक्टर टाइप का डेटा है, मतलब कि वेर कैर हो या फिर जो है कैर डेटा टाइप हो, तो जिस फील्ड का भी वेर कैर या कैर डेटा टाइप है उसके केस को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो एस नेम वाला जो कॉलम है इसके अंदर जो डेटा है वो हमारा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, कह सकते हैं कैरेक्टर टाइप का डेटा हमारा है। तो यहाँ पे इस टेबल पे जो हम इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट यू केस, और इसके बाद मैं यहाँ पे उस कॉलम का नेम डाल दूंगा जिसको कि मुझे अपर केस में करना है, और उसके बाद में हम लिख देंगे फ्रॉम मार्कशीट, मतलब कि टेबल का नाम लिख देंगे। तो जैसे इस क्वेरी को लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे जो कॉलम है इसकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो आपको अपर केस में देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा यूकेस फंक्शन का काम क्या होता है। इसके अलावा दूसरा फंक्शन है जो कि हमारा लोअर होता है, या फिर आप इसको एल केस भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल जो है अपोजिट है यू केस और अपर फंक्शन का। जैसे कि उसमें क्या हो रहा था, अपर केस में हो रहा था, इसमें क्या होगा, लोअर केस में हो जाएगा। तो सिंपली क्या करता है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप लिखेंगे सेलेक्ट लोअर, और यहाँ पर दे देंगे वो स्ट्रिंग जिसको कि आप लोअर केस में करना चाहते हैं। जैसे इसको लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, लोअर केस में हो जाएगी। और इस फंक्शन को भी आप टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिस फील्ड को भी आप चाहते हैं लोअर में करना, तो उसको आप इस तरीके से लिख देंगे सेलेक्ट एल केस, और एल केस के अंदर उस फील्ड को डाल देंगे जिसको कि आप चाहते हैं लोअर केस में करना, और यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे फ्रॉम मार्कशीट, मतलब कि टेबल का नाम लिख देंगे। जैसे इस क्वेरी को लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आउटपुट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो कॉलम है तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपको लोअर केस में देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट एल केस, और यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी स्ट्रिंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे देखिए जो है मैंने कैपिटल में लिखा है, लेकिन जैसे लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ पे स्मॉल में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में जो है ये स्मॉल में हो गया है। अगर आप चाहें तो एल केस की जगह पे आप लोअर भी लिख सकते हैं। देखिए लोअर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सेम काम यहाँ पे हो गया है। अगर हम बात करें यूकेस की, तो यूकेस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपर, लिख देता हूँ पहले अपर, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको कर देता हूँ मैं स्मॉल में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए हेलो हाउ आर यू, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में कैपिटल में हो गया है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपर की जगह पे यू केस भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ मैं यू केस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम ही काम हो रहा है। अब इन दोनों फंक्शन को अगर आप चाहें तो आप जो है टेबल में भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे जो है मैं टेबल को डिस्प्ले करा लेता हूँ। जो मार्कशीट वाली टेबल है उसको डिस्प्ले करा देता हूँ। ये टेबल देखिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा ली है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एस नेम को कैपिटल में करना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट यू केस एस नेम फ्रॉम मार्कशीट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में सारे के सारे कैपिटल में हो गए हैं। और अगर जो है मुझे स्मॉल में करने होंगे तो मैं लिख दूंगा सिंपली यहाँ पे एल केस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे स्मॉल में आ गए हैं। तो आई होप आप लोग को एल केस और यू केस दोनों ही फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है मिड। मिड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सब str यूज़ कर सकते हैं। तीनों जो फंक्शन है वो एक ही काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन फंक्शंस का यूज़ क्या होता है,
देखिए ये जो फंक्शंस होते हैं वो आपको जो है सब स्ट्रिंग को रिटर्न करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं किसी स्ट्रिंग में से। तो अगर हम बात करें इस फंक्शन को किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप लिखेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे लिखेंगे मिड, और उसके बाद में मिड फंक्शन में आप देंगे उस स्ट्रिंग को जिसमें से आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को निकालना। तो यहाँ पे जो है आपकी मेन स्ट्रिंग आ जाएगी, और उसके बाद में देंगे आप यहाँ पे स्टार्टिंग करेक्टर जहाँ से जो है आप स्ट्रिंग को लेना चाहते हैं, और उसके बाद में कितने करेक्टर आप आगे तक लेना चाहते हैं वो नंबर जो है आप यहाँ पे दे देंगे कॉमा लगा के। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे इस क्वेरी को लिख के आप एंटर करेंगे OMPU जो है आउटपुट में आ जाएगा। और क्यों आएगा, देखिए आउटपुट में इसलिए आएगा क्योंकि सेकंड वाले करेक्टर की अगर हम बात करें तो O है, और यहाँ से आगे को काउंट करेंगे आप 4 करेक्टर, तो आपके कहाँ तक पहुँचेंगे, U तक पहुँचेंगे। देखिए O हो गया 1, M हो गया 2, P हो गया 3 और U हो गया 4। तो इस तरीके से ये 4 करेक्टर आपको आउटपुट में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसको भी आप टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए अगर मैं चाहूँ तो इस टेबल पे इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा सेलेक्ट और यहाँ पे लिखूंगा मिड, और यहाँ पे दे दूंगा उस फील्ड का नेम जिसमें से कि जो है मुझे सब स्ट्रिंग को निकालना है, और यहाँ पे दे दूंगा स्टार्टिंग करेक्टर, और यहाँ पे दे दूंगा वो नंबर जो कि मैं चाहता हूँ थर्ड वाले करेक्टर से लेके आगे तक के आए। तो यहाँ पे दे दिया मैंने 5। तो इस तरीके से थर्ड वाले करेक्टर से आगे को जो है 5 काउंट करेगा, जितने भी करेक्टर बन रहे होंगे उन सबको ये डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया फ्रॉम मार्कशीट, तो मार्कशीट वाली टेबल से जो है ये काम कर देगा। जैसे इस क्वेरी को लिख के एंटर करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से इसने आउटपुट डिस्प्ले कर दिया है। तो चलिए इसको भी जल्दी से प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट, हम लिखेंगे मिड, और यहाँ पे दे देंगे हम कोई स्ट्रिंग। सपोज कि मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस। यहाँ दे देता हूँ मैं नंबर, स्टार्टिंग नंबर की कहाँ से मुझे लेना है 3 दे देता हूँ, और कितने करेक्टर लेने हैं इसके बाद में वो मैं दे देता हूँ। यहाँ पे सपोज कि मुझे जो है 5 लेने हैं, तो मैंने 5 दे दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है इसने आउटपुट दे दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मिड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सब स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, तो आप लोग देख सकते हैं सेम ही आउटपुट आ रहा है। और सब str लिखेंगे तब भी आउटपुट आपका सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे सब str कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तब भी सेम ही आउटपुट आ रहा है। अब अगर आप चाहें तो इसको टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं एस नेम, जो हमारी मार्कशीट वाली टेबल थी उसमें से मैं ले रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा एस नेम, और यहाँ पे जो है ये सेम रहने दे रहा हूँ वैल्यू, और इसके बाद लिख दूंगा फ्रॉम मार्कशीट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आ गया है। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट है देखिए गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि जो एस नेम है उसको मैंने डबल कोड में लिख दिया है, तो ये जो है इसी स्ट्रिंग में से ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए डबल कोड को हम हटा देते हैं, यहाँ से जो है मैं डबल कोड को हटा रहा हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इसने जो है आउटपुट जनरेट कर दिया है। तो ये जो हमारा टेबल में से आया है। तो आई होप आप लोग को ये फंक्शन भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है लेंथ। तो ये जो फंक्शन है सिंपली जो स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। मतलब जो भी नंबर ऑफ करेक्टर होंगे किसी स्ट्रिंग में उनको ये रिटर्न कर देगा। तो अगर हम बात करें इसके यूज़ करने की, तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे सेलेक्ट और फिर लिखेंगे हम लेंथ, और लेंथ फंक्शन में डाल देंगे उस स्ट्रिंग को जिसकी कि हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो लेंथ फंक्शन है वो इसकी लेंथ को कैलकुलेट करके बता देगा। मतलब जितने नंबर ऑफ करेक्टर यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर होंगे उन सबको काउंट करके ये रिटर्न कर देगा। तो जैसे एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा 16। और यहाँ पे देखिए जो लेंथ कैलकुलेट करेगा उसमें जो स्पेस होंगे उनको भी ये काउंट करेगा। स्पेस को भी जो है ये एज अ 1 करेक्टर काउंट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी आउटपुट आपको देखने को मिलेगा उसमें स्पेस भी काउंटेड होगा। और इस फंक्शन को भी चाहें तो आप टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो जो एस नेम वाला कॉलम है उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस काम को करने के लिए मैं लिख दूंगा सेलेक्ट लेंथ, और यहाँ पे दे दूंगा एस नेम फ्रॉम मार्कशीट। जैसे इसे लिख के एंटर करूंगा तो यहाँ पे जो है ये लेंथ कैलकुलेट करके बता देगा। मतलब जितनी भी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनकी लेंथ कैलकुलेट करके आपको जो है इस तरीके से आउटपुट दिखा देगा। तो चलिए इसको भी MySQL में करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो अगर हम बात करें इस फंक्शन की, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेंथ, पहले लिखूँगा सेलेक्ट, फिर लिखूँगा लेंथ, और यहाँ पे दे दूँगा स्ट्रिंग। सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, ये मैंने स्ट्रिंग दे दी। एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसने जो है इसको कैलकुलेट करके लेंथ बता दी है।
अगर आप चाहें तो टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, फिर लिख देंगे कॉलम का नेम एस नेम फ्रॉम मार्कशीट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्कशीट वाली टेबल से जो एस नेम वाला कॉलम है उसकी लेंथ इसने बता दी है। तो आई होप आप लोग को लेंथ फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लेफ़्ट फंक्शन की। तो देखिए लेफ़्ट जो फंक्शन है ये आपको नंबर ऑफ करेक्टर जो है लेफ़्ट साइड से रिटर्न करने में हेल्प करता है। अगर आप चाहें इस फंक्शन की हेल्प से लेफ़्ट साइड से नंबर ऑफ करेक्टर रिटर्न करा सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर आप इस तरीके से लिखते हैं सेलेक्ट लेफ़्ट कंप्यूटर और यहाँ पर दे देते हैं 4, तो ये क्या करेगा, जो कंप्यूटर वाली स्ट्रिंग है इसमें से जो है 4 करेक्टर आपको लेफ़्ट साइड से रिटर्न कर देगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में जो है आपको ओनली कॉम्प देखने को मिल जाएगा। जो लेफ्ट साइड के 4 करेक्टर हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस फंक्शन को भी आप टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। टेबल पे किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जो भी आपका स्ट्रिंग वाला कॉलम है उसको आप यहाँ पे इस फंक्शन में डाल सकते हैं और यहाँ पे दे देंगे नंबर ऑफ करेक्टर जो आप चाहते हैं लेफ्ट साइड से आए। तो इस तरीके से इस टेबल में से जो एस नेम वाला कॉलम है उसमें से क्या होंगे, लेफ्ट साइड से 3 करेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। आउटपुट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको भी MySQL में करके दिखा देता हूँ मैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट लेफ्ट और यहाँ मैं लिख देता हूँ कोई भी स्ट्रिंग। मैं लिख देता हूँ मान लीजिए हेलो वेलकम और इसमें से मैं लेता हूँ मान लीजिए 4। एंटर करता हूँ तो देखिए लेफ्ट में से जो है 4 करेक्टर यहाँ पे आ गए हैं। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे टेबल पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं लिख दूंगा यहाँ पे सेलेक्ट और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेफ्ट, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे एस नेम और यहाँ पे लिख दूंगा मैं सपोज कि 3 फ्रॉम मार्कशीट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड से 3 करेक्टर आ गए हैं। तो आई होप आप लोग को लेफ्ट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की जो कि है राइट। तो ये लेफ्ट फंक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या करता है, राइट साइड से आपको नंबर ऑफ करेक्टर रिटर्न करता है। अगर आप चाहें तो नंबर ऑफ करेक्टर राइट साइड से ले सकते हैं। किस तरीके से लेंगे, देखिए आप लिखेंगे सेलेक्ट राइट और यहाँ पे दे देंगे स्ट्रिंग और उसके बाद में दे देंगे नंबर ऑफ करेक्टर जो आप चाहते हैं राइट साइड से लेना। जैसे इसे लिख के एंटर करेंगे तो आपको जो है राइट साइड से करेक्टर देखने को मिल जाएंगे। आउटपुट में देखिए इस तरीके से अटर देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है इसने राइट साइड से 4 करेक्टर ले लिए हैं। और इस फंक्शन को भी आप जो है टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए आप लिख लेंगे सिंपली राइट और यहाँ पे लिख देंगे उस कॉलम का नेम जिसमें से आप चाहते हैं राइट साइड से करेक्टर्स को लेना और यहाँ पे दे देंगे नंबर ऑफ करेक्टर जो आप चाहते हैं राइट साइड से लेना। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्वेरी लिख के एंटर करेंगे तो आपको जो है राइट साइड से करेक्टर देखने को कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। यहाँ पे आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं। तो इसको भी देखिए MySQL में करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो है मैं राइट लिख दूंगा। देखिए मैं जो है यहाँ पे सिंपली राइट लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ राइट, एंटर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं राइट साइड से जो है 4 करेक्टर आ गए हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी टेबल पे अप्लाई कर सकता हूँ। किस तरीके से करूँगा, देखिए मैं लिख दूंगा राइट, यहाँ लिख देता हूँ मैं राइट, जो लेफ्ट लिखा था इसकी जगह पे मैं राइट लिख दे रहा हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड से 3 करेक्टर आ गए हैं। तो आई होप आप लोग को राइट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की जो कि है इन str। तो यहाँ पे इस फंक्शन की हेल्प से जो है आप किसी करेक्टर की जो है पोजीशन को चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर करेक्टर जो है किसी स्ट्रिंग में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है उसकी पोजीशन आपको रिटर्न करके देता है। इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट इन str और यहाँ पे लिखेंगे उस स्ट्रिंग का नेम जिसमें कि आप चाहते हैं किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड करना। जैसे कि मैं जो है इस स्ट्रिंग में फाइंड करना चाहता हूँ प्यूटर को, तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग दे देंगे जो कि आप फाइंड करना चाहते हैं इस वाली स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग लिख देंगे और जैसे लिख के एंटर करेंगे तो आपको जो है इस तरीके से देखिए आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और देखिए ये आपको बता रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है प्यूटर वाली, ये आपकी जो है कौन से वाले करेक्टर पे आ रही है। तो प्यूटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 4th वाले करेक्टर पे आ रही है। यहाँ पे देखिए हो गया 1 2 3 एंड 4, तो 4th करेक्टर पे जो है ये आ रही है, 4th करेक्टर से स्टार्ट हो रही है। तो मतलब कि जहाँ पे भी स्टार्ट हो रही होगी स्ट्रिंग तो उसी करेक्टर को जो है आपको रिटर्न करके दे देगा। तो इसलिए इसने यहाँ पे देखिए 4th करेक्टर को रिटर्न करके दे दिया है। और इस फंक्शन को भी आप टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे इन str और यहाँ पे लिख देंगे इस कॉलम का नेम जिसमें कि आप किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं जो है एस नेम में फाइंड करना चाहता हूँ BH को, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिख दिया है और उसके बाद में हम टेबल का नाम लिख देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। जहाँ जहाँ भी ये वाली स्ट्रिंग होगी उनके देखिए यहाँ पे करेक्टर रिटर्न कर देगा और जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे जो है ये आपको 0 रिटर्न कर देगा।
तो चलिए जल्दी से इसको भी प्रैक्टिकली कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट इन str और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रिंग का नेम, मैं लिख देता हूँ हेलो और यहाँ लिख देता हूँ वर्ल्ड। इसके बाद में देखिए यहाँ पे दे देता हूँ मैं, सपोज कि मुझे फाइंड करना है LD, इसको भी डबल कोट में डालेंगे क्योंकि ये भी जो है हमारी स्ट्रिंग है। एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ये आपकी 10th वाले करेक्टर से स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ टेबल का कॉलम, मैं यहाँ कर देता हूँ एस नेम और यहाँ पे मैं फाइंड करना चाहता हूँ सपोज कि ओनली एच को फाइंड करना चाहता हूँ। एंटर करूँगा मैं यहाँ पे और एंटर करने से पहले यहाँ पे हमारा रहेगा फ्रॉम मार्कशीट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इसने आउटपुट रिटर्न कर दिया है। तो आई होप आप लोग को इन str फंक्शन भी समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है ltrim। तो इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप चाहते हैं किसी भी स्ट्रिंग में जो लेफ्ट साइड में स्पेस है उनको रिमूव करना, तो आप जो है ltrim फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए आप जो है यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट और लिख देंगे ltrim और ltrim फंक्शन में वो स्ट्रिंग डाल देंगे जिसमें से कि आपको स्पेस रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में स्पेस है और राइट साइड में भी स्पेस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे इस फंक्शन को लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट का स्पेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में जो लेफ्ट में स्पेस है वो रिमूव हो चुका है। अगर आपको पता करना है कि रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है तो आप जो है यहाँ पे लेंथ चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ltrim फंक्शन है उससे पहले लेंथ फंक्शन लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो लेंथ कैलकुलेट करेगा वो आपकी यहाँ से लेके इतनी स्ट्रिंग की ही कैलकुलेट करेगा। ये वाला जो पार्ट है इसकी लेंथ को कैलकुलेट ये नहीं करेगा। देखिए इसको एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो लेंथ आएगी वो 10 आ जाएगी, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी कैलकुलेट हो रही है। अब अगर हम बात करें तो इसको आप टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए आप जो है यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं ltrim और लिख देंगे उस कॉलम का नेम जिसमें से आप चाहते हैं लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करना और उसके बाद में जो है यहाँ पे इस तरीके से टेबल का नाम दे देंगे। तो जैसे लिख के एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो भी लेफ्ट साइड में स्पेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। वैसे हमारे केस में यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आपके टेबल के कॉलम में होगा तो वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है rtrim। तो rtrim क्या करता है, राइट साइड से स्पेस को रिमूव करता है। मतलब कि जो ltrim कर रहा था वो लेफ्ट से कर रहा था, लेकिन rtrim क्या करेगा, राइट साइड से स्पेस को रिमूव कर देगा। तो किस तरीके से करेंगे इसको यूज, यहाँ पे देखिए आप लिख देंगे rtrim। तो सिंपली ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे आप स्ट्रिंग देंगे उस स्ट्रिंग के जो है ये राइट साइड का जो स्पेस होगा उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब कि लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो तो रहेगा, लेकिन राइट साइड का जो स्पेस होगा वो यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर आपको पता करना है कि हटाया नहीं हटाया तो आप जो है यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे लेंथ फंक्शन को लगा दीजिए और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो लेंथ कैलकुलेट करेगा वो आपकी कितनी करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कैलकुलेट करेगा। मतलब कि जो राइट साइड का स्पेस होगा उसको ये कैलकुलेट लेंथ में नहीं करेगा। तो आउटपुट जो है वो आपको इस तरीके से 18 देखने को मिल जाएगा। और इस फंक्शन को भी आप टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको जो है इस तरीके से rtrim लिख देना होगा और उस कॉलम को डाल देना होगा जिसमें से कि आप चाहते हैं राइट साइड से स्पेस को हटाना। तो जैसे लिखेंगे तो जो भी राइट साइड का स्पेस होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है ट्रिम। तो ट्रिम फंक्शन जो है वो आपके दोनों ही साइड के स्पेस को रिमूव कर देता है। मतलब कि चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, दोनों साइड के जो स्पेस होंगे उनको ये रिमूव कर देगा। किस तरीके से करेंगे इसको यूज, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट और उसके बाद में ट्रिम लिखेंगे और दे देंगे वो स्ट्रिंग जिसमें से आप जो है लेफ्ट और राइट साइड के स्पेस रिमूव करना चाहते हैं। जैसे से लिख के एंटर करेंगे तो आपके जो लेफ्ट और राइट साइड के स्पेस होंगे वो दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो आप लेंथ फंक्शन को लगा के इस तरीके से लेंथ को चेक करेंगे तो जो आपको लेंथ मिलेगी वो ओनली यहाँ पे देखिए जो वर्ड लिखा हुआ होगा उसी की मिलेगी। मतलब कि लेफ्ट और राइट के जो स्पेस होंगे उनको जो है लेंथ में कैलकुलेट नहीं करेगा, वो दोनों जो है यहाँ पे हट चुके हैं। और इस फंक्शन को भी आप टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए सिंपली आप यहाँ पे लिख देंगे ट्रिम और डाल देंगे उस कॉलम को जिसमें से आप जो है राइट और लेफ्ट के स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपको जो है इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल जाएगा और जो लेफ्ट और राइट साइड के स्पेस होंगे वो आपके हट जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पहले ltrim और यहाँ पे देता हूँ मैं स्ट्रिंग, मैं लिख देता हूँ हेलो
और हेलो से देखिए पहले मैं स्पेस दे देता हूँ 1 2 3 4 स्पेस दे दिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिए हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं एंटर करूँगा तो आउटपुट मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करूँगा तो लेंथ में क्या होगा, जो लेफ्ट साइड का स्पेस है वो कैलकुलेट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो है मैं इसको कर देता हूँ पूरे को लेंथ फंक्शन में, एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमें एरर देखने को मिल रहा है, और एरर देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ की स्पेलिंग गलत कर दी है। मैं यहाँ पे लेंथ की स्पेलिंग सही कर देता हूँ। यहाँ पे जो है TH रहेगा हमारा, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेंथ जो है वो 8 आ रही है, मतलब कि जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेट हो रही है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर rtrim फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा rtrim, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे rtrim। तो देखिए यहाँ पे जो है राइट साइड का जो स्पेस है उसको इसने रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे देखिए जो लेंथ कैलकुलेट हो रही है वो इतने पार्ट की यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। और देखिए यहाँ के जो स्पेस है वो इंक्लूड नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो है वो आपके 3 स्पेस थे, तो ये जो है इंक्लूड नहीं हुए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ट्रिम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिम। तो ट्रिम जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा दोनों साइड का जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब जो लेंथ आ रही है वो ओनली 5 आ रही है, मतलब कि बीच वाले जो करेक्टर हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। जो स्पेस है दोनों साइड के वो हट चुके हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग को एल ट्रिम, आर ट्रिम और जो ट्रिम फंक्शन है वो समझ में आ गए होंगे। अब देखिए हमने जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डेट फंक्शंस को, मतलब कि जो डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट डेट एंड टाइम फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को जो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।